नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। अभी हम देवेंद्र क्लासेस में, ये यूट्यूब चैनल है देवेंद्र क्लासेस। अभी पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे आने वाले जो भी और एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए ये सहायक होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहला सवाल है यहाँ, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन यूएसए, दूसरा यूके, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, चौथा ऑप्शन है भारत। कौन सा देश ऐसा है जहाँ अलिखित संविधान है? सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि अलिखित संविधान होने का अर्थ क्या होता है। अलिखित संविधान उस संविधान को बोला जाता है जिस संविधान के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई, जहाँ के लॉज को, जहाँ के कानून को प्रॉपर तरीके से कोडिफाई नहीं किया गया है, वो संविधान अलिखित संविधान माना जाता है। तो कौन सा देश है वो जहाँ का संविधान अलिखित संविधान है? चलिए आंसर देख लेते हैं। अलिखित संविधान हम यूके का मानते हैं। यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित संविधान माना जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो जो सदस्यों की संख्या एक बनाई गई थी, जो होनी चाहिए, वो थी 389। लेकिन कई कारणों से, जैसे बाद में मुस्लिम लीग ने भी उससे बॉयकॉट कर लिया था, मुस्लिम लीग ने भी विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद अंततः कितने सदस्य अंतकालीन संसद में, सभा में कितने सदस्य थे, वो आपके हम देखते हैं। ऑप्शन है 296, 313, 318 या 316। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, वो है 296। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? सबसे पहली केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, उसका गठन कब किया गया था? 1919 में एक एक्ट आया था, भारत का अधिनियम एक्ट, भारत का अधिनियम 1919। उसके तहत विधानसभा का गठन किया गया था। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, हम देखें 1922, 1923, 1921 और 1920। तो क्या ऑप्शन यहाँ सही होगा? 1919 के अधिनियम के तहत इस प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था और इसका आंसर है 1921। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जब भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था, कब हुआ था आपका? दिसंबर 1940 में। दिसंबर 1940 में आपका भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, दरअसल उसमें कोई स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था। तो लेकिन यहाँ प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? मतलब वो कौन सा कमीशन या प्लान था जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेविल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। कौन सा था वो जिसके बेसिस पे भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? वो है हमारा कैबिनेट मिशन। कब आया था कैबिनेट मिशन? ये आपका आया था 1946 में।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? भारत की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो जस्टिस की बात की गई है, न्याय की बात की गई है, तो किस तरह के न्याय की बात की गई है और इन चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसकी बात वहाँ नहीं की गई है? तो मैं आपको बता दूं, 3 तरह के न्याय की बात की गई है वहाँ। तो वो है आपके सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लोकतांत्रिक जैसे न्याय शब्द का कोई भी जिक्र, कोई भी मेंशन वहाँ पे नहीं किया गया है, तो नहीं कही गई है। उन्होंने यही पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श यानी कि भारत का दर्शन, भारत के लोकतंत्र की फिलॉसफी, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जहां हमें ये देखने को मिलता है? हम सभी जानते हैं, हालांकि ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं, प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 1, लेकिन जब बात दर्शन की आती है, फिलॉसफी की आती है, तो एक ही नाम है और वो है भारत की प्रस्तावना। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रस्तावना एक ऐसा पार्ट है जो संविधान में है तो सबसे पहले, सबसे आगे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब संविधान सभा के मेकर्स ने संविधान को बनाया था तो प्रस्तावना को सबसे आखिरी में जोड़ा गया था, क्योंकि प्रस्तावना में क्या है? भारतीय लोकतंत्र का दर्शन, कि हम किस न्याय की बात करते हैं, संप्रभुता की, समाजवाद की, जो भी बातें हम करते हैं, तो हमारा पूरा संविधान किस दर्शन पे बेस्ड है, आधारित है, वो चीज़, वो दर्शन कहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए? हमारी प्रस्तावना में। इसलिए इसको हमने आखिरी में जोड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत एक रिपब्लिक कंट्री कब बना? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक, इस शब्द का क्या मतलब होता है? सॉवरेन कंट्री, संप्रभु देश वह देश होता है जो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले दोनों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है अपने निर्णय लेने के लिए। और रिपब्लिक कंट्री, जब हमारा संविधान लागू हुआ था जिस दिन, उसी दिन हमारा भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना। तो कौन सा डेट है वो? डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान के इतिहास में 2 तारीखें ऐसी हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं। एक तारीख है आपकी 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान को, संविधान सभा के जो निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संविधान को अपने आप को, यानी कि देश को समर्पित किया था, उसे अंगीकृत किया था, उसे स्वीकार किया था। वो तारीख है 26 नवंबर 1949। लेकिन जिस दिन संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, वह तिथि कौन सी है? तो वह तिथि है आपकी 26 जनवरी 1950। इसी दिन हमारा भारत एक गणतंत्र देश बना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारत क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राज्यों का संघ है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य, संघीय विशिष्टता में वाला संघीय राज्य, या फिर संघीय राज्य। जैसा हम जानते हैं, ये संघीय राज्य जो शब्द है ये अमेरिका की विशेषता है। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संघीय, फेडरल माना जाता है। हमारे भारत के संविधान में साफ साफ जो लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से
1956 में राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो अधिनियम आया था उसके तहत कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे? ऑप्शन दिए गए हैं 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। इसका सही आंसर है 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था, हम सभी जानते हैं ये डेट, भारतीय संविधान लागू हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था। ये है आपकी 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था, अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी तारीख को डिस्कस किया था कि 2 तारीख हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान के इतिहास में। एक वो जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया और एक वो जिस दिन भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो इससे पहले वाला जो सवाल था वो किस दिन लागू हुआ था, अब सवाल है कि किस दिन अपनाया गया। तो अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, सर BN राव या KM मुंशी जी। सही उत्तर क्या होगा इसका? हम सब जानते हैं संवैधानिक सलाहकार हैं तो सर BN राव। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? एक संविधान संशोधन ऐसा है जिसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख संशोधन संविधान में किए गए हैं, इसीलिए उस संविधान संशोधन को हमने मिनी संविधान की संज्ञा दी है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? चलिए मैं डायरेक्ट उत्तर बता देती हूँ। 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव या चेंजेस हमारे संविधान में किए गए, जैसे कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य जो जोड़े गए हमारे संविधान में वो 42वें संविधान से ही जोड़े गए थे। 42वें संविधान से ही हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भी हमारे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से ही आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। हमारे भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है। इसका क्या मतलब है? यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता है। एक व्यक्ति का ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उसकी नागरिकता अलग है और केंद्र सरकार की नागरिकता अलग होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र हो या राज्य, एक ही नागरिकता होगी। जबकि एक देश ऐसा है जहाँ दोहरी नागरिकता है। कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहाँ के जो प्रोविंस होते हैं, प्रांत होते हैं, वहाँ की नागरिकता अलग होती है और वहाँ का जो केंद्र है, जहाँ उनका फेडरेशन है, वहाँ की नागरिकता अलग होती है। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है जो कि हमने लिया है इंग्लैंड से। अगला सवाल देखते हैं। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है?
अभी कुछ देर पहले ही मैंने उस देश का नाम बताया जहाँ पे दोहरी नागरिकता का चलन है। कौन सा देश है वो? मैंने बताया कि यूएस में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा है दोहरी नागरिकता। और अमेरिका के बारे में हम ये जानते हैं कि वो किस तरह का देश है। अमेरिका किस तरह का देश है? एक संघीय सरकार है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। संघीय सरकार। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक कह लीजिए, कौन है वो व्यक्ति जिन्हें हम भारतीय संविधान के क्षेत्र में, इतिहास में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं? आई थिंक इसका उत्तर हम सभी को ही पता है, ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हमारे भारतीय संविधान में जब संविधान सभा ने संविधान बनाया था तो कई अन्य देशों के संविधानों से उनका अध्ययन किया और उनकी जो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थीं वो अपने संविधान में समाहित की। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा, एकल नागरिकता का प्रावधान हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया था। ऐसे ही मूलभूत अधिकार हमने किस संविधान से लिए हैं? इसका उत्तर है आपका अमेरिकी संविधान से। अमेरिकी संविधान से हमने मूलभूत अधिकार की संकल्पना ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद, उसका राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब भी हमने अमेरिकी संविधान से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न यहाँ ख़त्म हो गए हैं। यह 21 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी, एक सीरीज़ थी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इन सभी प्रश्नों से आपका पॉलिटी का एक अच्छा रिवीजन हुआ होगा, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं में सहायक होगा। आपकी RO की परीक्षा हो या PCS की परीक्षा हो या कोई और भी जैसे UP की परीक्षा हो, तो पॉलिटी के ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए और इन सारे सवालों को खुद से हल करने की कोशिश भी कीजिए, और ये बहुत ही अच्छा होगा। और देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पे मैं प्रियंका शर्मा आपको ये क्वेश्चंस मैंने बताए, और जैसे भी आपको लगा आप लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करें। जो भी कमी रह गई हो तो उस चीज़ को हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।